नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाल अमावस की रात का तीसरा भाग लेकर आया हूं। और अगर आपने इससे पहले इसके पुराने 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। सच तो ये था कि कुहू की हालत देखकर देवयानी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई थी। जिस कुहू को उसने छाती से लगाकर पाला था, आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पर उसने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को भी संभालना था। लेकिन कल्याणी की इन कटु वचनों को सुनकर वह टूट गई थी। वह चुपचाप उठी और वहां से चली गई। गायत्री देवी कल्याणी के इस व्यवहार से बिफर गई थी। उसने डांटते हुए कहा, कल्याणी, क्या तरीका है यह बात करने का? देवयानी तुम्हारी बड़ी बहन है, उसे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और उसने गलत क्या कहा? इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। पर तुम यह कैसे भूल गई? यह श्राप घर की बेटी के लिए जरूर है, पर इसका भुगतान पूरा परिवार करता है, चाहे वो बेटी की माँ हो या बेटे की। यह सुनकर कल्याणी रोने लगी और गायत्री देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, कुहू की हालत मुझसे देखी नहीं गई और जो मुंह में आया वह बोल दिया। गायत्री देवी ने कल्याणी को अपने सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से समझाया। तुम्हारी हालत मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, पर ऐसे रोते रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। हॉल में दादाजी, राजेश्वर, मनोहर और गिरधर बैठे हुए थे। सभी के चेहरे पर दुख और परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मनोहर बदहवास रोए जा रहा था, राजेश्वर सांत्वना दे रहा था। जिस बात का डर था वही हुआ। सिवानपुर में कदम रखा नहीं कि श्राप का साया मंडराने लगा हम सब पर। दादाजी ने कड़े शब्दों में मनोहर से कहा, मनोहर, यह महिलाओं की तरह क्या रोना लगा रखा है? सच्चाई से हम सब अवगत हैं। मजबूत बनो, जैसे 50 साल पहले मैं बना था, जब तुम्हारी बहन को हमने हमेशा के लिए खो दिया था। उस दिन भी यही लाल अमावस की रात थी और वह आया था। उस दिन भगवान ने मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दिया। तुम तो 2 बेटियों के बाप हो, मेरी तो इकलौती बेटी थी रुक्मणी। तुम्हारी माँ इसी सदमे में चल बसी। आज भी वह मंजर याद करता हूँ तो अंदर तक हिल जाता हूँ। बहुत कोशिश की थी मैंने उस श्राप को रुक्मणी से दूर रखने की, पर अपनी शादी के रात ही उसने उसे देखा और पागलों की तरह हरकत करने लगी। वह कब आंखों से गायब हो गई पता ही नहीं चला, और जब मिली तो सुनसान सड़क पर मरी पड़ी थी। राजेश्वर को देखो, इस पर पुरोहित परिवार के साथ साथ पुरोहित समाज और पूरे सिवानपुर की जिम्मेदारी है। वह भी इकलौती बेटी का बाप है, फिर भी मजबूती के साथ खड़ा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना है, बस आज की ये रात निकल जाए। सिमी के कमरे में मानस, राज और दिव्या आए। सिमी अपने कमरे में बेचैन टहल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कैसे उस रहस्य का पता लगाया जाए। तभी मानस ने सिमी को आवाज लगाई। सिमी का ध्यान अपने मानस भैया की तरफ गया। मानस, दिव्या और राज सिमी के पास आए। आप लोग यहाँ? हाँ सिमी, हम तुमसे मिलने आए हैं। मानस सिमी के करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। देख बहना, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तेरे व्यवहार से मैं अच्छी तरह अवगत हूँ। आई नो तू क्या सोच रही है इस टाइम। देख, मैं ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। आई डोंट बिलीव इट, बट मैं तुझे किसी खतरे में भी नहीं डाल सकता, इसीलिए अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। दिव्या बहुत डरी हुई थी। उसने सिमी से कहा, हाँ दीदी, मानस भैया सही कह रहे हैं, कुहू की ऐसी हालत हो गई है। बोलते बोलते दिव्या रोने लगी। राज ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। दिव्या, तू रोना बंद कर। और आप लोग क्या बातें कर रहे हो मानस भैया? आप भी प्लीज, आप तो कम से कम हमें सपोर्ट करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऐसी दकियानुसी बातों पर बिलीव नहीं करता, और आप भी नहीं करते मानस भैया। फिर भी हम कैसे मान लें कि कोई 100 साल पुराना श्राप था कि यह लाल अमावस की रात हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। जो भी हो, आई डोंट केयर, बट कुहू हम सबकी छोटी बहन है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे बड़े इसकी इजाजत हमें कभी नहीं देंगे। हम बिना उन्हें बताए इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे, है ना सिमी दीदी? आप भी यही सोच रही हो ना? बिल्कुल सही कहा तूने राज। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से पता नहीं माँ लाल अमावस की रात, 100 साल पुराना श्राप क्या क्या सुना रही हैं। उन्होंने तो आज यह तक कह दिया
कि उस लाल रोशनी से मेरी जान को खतरा है। पता है, जब मैंने उन्हें बताया कि लाल रोशनी मेरे शरीर पर पड़ी थी तो उन्होंने मंदिर से गंगाजल लाकर पूरी बोतल मेरे ऊपर डाल दी। आज के समय में कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है? यह 18वीं सदी नहीं 21वीं सदी है। हमारे बड़े यह बात कब समझेंगे? इन दकियानुसी बातों को साइड करके उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ ऐसा कौन कर रहा है। देखो, मैं तुम सबको फिर से समझा रहा हूँ, इन पचड़ों में मत पड़ो। सिमी ने मानस से कहा। भैया प्लीज कुहू के लिए हमें सपोर्ट करो। आखिर मानस को हाँ करना ही पड़ा। चारों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और यह तय किया कि इस लाल अमावस की रात का पता वे लगा कर रहेंगे, वो भी आज की रात। मानस ने सबसे कहा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग मुझे बिना बताए कोई भी कदम नहीं उठाओगे और हम जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे, एक दूसरे को बताकर। ओके? सभी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ओके। मानस, दिव्या, राज और सिमी चारों घर से बाहर जाने का प्लान बना ही रहे थे कि अचानक कल्याणी की चीखने की आवाज आई। उनकी चीख सुनकर सभी कुहू के कमरे की तरफ दौड़े। कल्याणी कुहू के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और चीख चीख कर कह रही थी, पिताजी जल्दी आइए, पिताजी जल्दी जल्दी आइए। दादाजी जैसे ही कुहू के कमरे में दाखिल हुए, कल्याणी ने कुहू का हाथ दादाजी को दिखाते हुए कहा, यह देखिए पिताजी, अब तो यह निशान भी कुहू के हाथ पर आ गया है। अब मेरी कुहू को कोई नहीं बचा सकता। अब तो यह कंफर्म हो गया, 100 साल पुराना वह श्राप मेरी कुहू पर लग चुका है। 50 साल बाद मेरी कुहू की बारी है उस श्राप को भोगने की। दादाजी ने कुहू के हाथ पर बने उस निशान को देखकर कहा, हे भगवान, स्वास्तिक का निशान, अनर्थ हो गया। मानस, सिमी, दिव्या और राज के चेहरे का रंग उड़ गया। वे चारों आपस में बड़बड़ाते हुए बात कर रहे थे। स्वास्तिक का निशान? अब यह निशान कुहू के कलाई पर कहाँ से आ गया? मानस ने हैरत भरे स्वर में पूछा। कल्याणी रोते हुए बोली, हाँ पिताजी, स्वास्तिक का निशान, वही स्वास्तिक का निशान जो 100 साल पहले हमारे घर पर कहर ढा रहा था। यह वही स्वास्तिक का निशान है जो हमारे घर की बेटियों के लिए अभिशाप है और वही मौत का निशान है। सिमी कल्याणी की बातें सुनकर चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, स्वास्तिक का निशान, मौत का निशान कैसे? कल्याणी फूट फूट कर रो रही थी। हाँ पिताजी, वही स्वास्तिक का निशान जो 50 साल पहले आपकी मरी हुई बेटी रुक्मिणी के हाथों पर भी था। वही स्वास्तिक का निशान पिताजी जिसने इस घर की बेटियों के जीवन का काल चक्र घुमा दिया है। यह वही स्वास्तिक का निशान है जिसने 100 साल पुराने श्राप को मेरी बेटी के सिर पर लगा दिया। और अब कुछ नहीं हो सकता पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता। यह बात बोलते बोलते कल्याणी बेहोश हो गई। सभी कल्याणी को देखकर परेशान हो गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मनोहर कल्याणी को लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। यह सब सुन रही सिमी का तो मानो दिमाग ही हिल गया। कल्याणी चाची की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ मन का एक कोना यह भी कह रहा था कि यह सब बकवास है। स्वास्तिक जो हमारे देश में हर शुभ मौके पर बनाया जाता है, हर पूजा पाठ और बड़े अनुष्ठानों में जिसका महत्व है, वह भला एक इंसान के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? कैसे एक स्वास्तिक का निशान किसी की जान ले सकता है? उससे भी बड़ी बात यह थी कि आज तक उसने कुहू के हाथ पर ऐसा निशान नहीं देखा था। फिर अचानक इतनी जल्दी किसने यह निशान बना दिया? गायत्री देवी की नजर जब सिमी पर पड़ी तो उसने कहा, सिमी, मैंने तुझे कहा था ना तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिमी कुछ कहना चाहती थी पर गायत्री देवी सिमी की बात काटते हुए बीच में ही बोल उठी, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी बातों को काटने लगी। जा अपने कमरे में अभी और इसी वक्त। अचानक मानस बोल उठा, बड़ी माँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ बेटा बोलो, क्या कहना है? बड़ी माँ, बात यह है कि सिमी अपने कमरे में अकेले डर रही थी। वो यहाँ आपसे यही कहने आई थी। पर डोंट वरी, मैं सोच रहा था आज रात नींद तो हमें वैसे भी आने वाली नहीं, तो अगर मैं, राज और दिव्या सिमी के कमरे में ही रुके तो अच्छा रहेगा। एक दूसरे का साथ भी मिलेगा और डर भी नहीं लगेगा। कल्याणी चाची की हालत भी ठीक नहीं है। मनोहर काका उनके पास गए हैं। आप और माँ यही कुहू के पास रहिए। हम तीनों सिमी के कमरे में ही रहते हैं। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम उस सिमी के साथ है बेटा तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। उस पर नजर रखना और गलती से भी खिड़की दरवाजे मत खोलना, ठीक है ना? मानस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है बड़ी माँ। यह कहते हुए मानस सबके साथ सिमी के कमरे में चला गया। अंदर जाते ही राज ने जल्दी से सिमी के कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मानस ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम दादाजी, मम्मी, पापा के खिलाफ जाएंगे तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अभी जो नीचे मैंने सुना उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि हमें कुछ भी करके पता लगाना ही पड़ेगा आखिर यह माजरा क्या है।
सिमी मुस्कुराते हुए बोली। थैंक्स भैया मुझे समझने के लिए। दिव्या ने कहा। गाइस, पर यह तो बताओ आखिर करना क्या है? मैं बताती हूँ। सिमी धीरे से उन सबको अपने पास बुलाया और उनके कान में फुसफुसाते हुए अपना प्लान बताने लगे। मानस सिमी के कमरे की खिड़की खोलकर एक रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। उसके पीछे दिव्या और राज भी उतर गए। तीनों हवेली के अलग अलग दिशा में बढ़ गए। कमरे में सिर्फ सिमी ही रह गई थी। वह भी रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। सिमी जैसे ही नीचे उतरी, उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। उसे देखकर सिमी थोड़ी सहम गई। सामने दीवार पर एक विशाल काय परछाई दिखाई पड़ी। यह परछाई वैसी ही थी जैसे सिमी अपने सपनों में देखा करती थी। उस परछाई को देखकर सिमी को अपना सपना याद आ गया। उसे देखकर वह जहां की तहां जड़वत हो गई। उस परछाई के दिखने का मतलब था कि वह विशाल काय प्राणी ठीक उसके पीछे था। इतना विशाल छाया किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। क्या करूं? पलटकर देखूं कि मेरे पीछे कौन है। सिमी मन ही मन यह बातें सोच रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे पलटकर देखे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही पीछे पलटना चाहा, उसने देखा कि दीवार पर विशाल साए की परछाई उसके ही करीब आ रही है।